नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 18 परिसंस्था पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले परिसंस्था क्या होती है। हमारे चारों ओर का जो विश्व है वो दो घटकों से बना है। एक है सजीव और दूसरा है निर्जीव घटक होते हैं। सजीवों को जैविक घटक कहते हैं और निर्जीवों को अजैविक घटक कहते हैं। अब ये सजीव जो होते हैं निर्जीवों का उपयोग करते हैं और निर्जीव जो है सजीव घटकों का उपयोग करते रहते हैं, मतलब इनके बीच अंतर क्रिया चलती रहती है। जैविक घटक और अजैविक घटक और इनके बीच जो अंतर क्रिया, इन सब से मिलकर जो है परिसंस्था तैयार होती है। सजीव और उनका अधिवास या पर्यावरणीय घटक, इनमें परस्पर संबंध होता है। इस अन्योन्य संबंधों से ही जो विशेषतापूर्ण आकृति बंध का निर्माण होता है उसे परिसंस्था कहते हैं। ये परिसंस्था जो है इसके घटक दिखाए गए हैं। परिसंस्था में दो घटक होते हैं, एक अजैविक घटक, जैविक घटक। जैविक घटक कितने प्रकार के होते हैं? दो, भौतिक घटक और रासायनिक घटक। भौतिक घटक में क्या आता है? हवा, पानी, वाष्प, खनिज, मृदा, सूर्य प्रकाश, ये आता है। रासायनिक घटक दो प्रकार के होते हैं, सेंद्रिय और असेंद्रिय होते हैं। असेंद्रिय में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सारे लवण जो होते हैं आते हैं। सेंद्रिय पदार्थों में प्रथिन, कार्बोज और स्निग्ध पदार्थ आते हैं। अब जैविक घटक ये जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। एक स्वयंपोषी होते हैं और एक परपोषी होते हैं। स्वयंपोषी में कौन आते हैं? उत्पादक आते हैं। परपोषी में जो होते हैं भक्षक आते हैं और विघटक आते हैं। अब उत्पादक में कौन आएगी? जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, हरी वनस्पतियां। भक्षक में सारे प्राणी आते हैं। प्राणी ये तीन प्रकार के भक्षक होते हैं, प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, तृतीयक भक्षक। विघटक के अंतर्गत सारे सूक्ष्म जीवों का समावेश होता है। परिसंस्था की संरचना कैसे होती है कि सजीवों को जीवित रहने के लिए अलग अलग जैविक घटकों की आवश्यकता होती है और उनसे उन घटकों से जुड़े रहने की उनमें क्षमता भिन्न भिन्न होती है। तो सूक्ष्म जीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो दूसरे को नहीं होती है। कुछ वृक्षों को अधिक सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है तो कुछ वनस्पतियों को कम सूर्य प्रकाश की। कुछ वनस्पतियां ऐसी होती है जो छाया में बढ़ पाती हैं। परिसंस्थान के जो अजैविक घटक होते हैं जैसे पानी, मिट्टी, सूर्य प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, ये और का जो है उनमें रहने वाले सजीवों और जैविक घटकों पर भी परिणाम होता रहता है। तो परिसंस्था में जो सजीव जीवित रह सकते हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, ये उस परिसंस्था के अजैविक घटकों पर निर्भर होता है। इस प्रकार से जो है परिसंस्था की जो रचना होती है वो सारे जैविक और अजैविक घटक कम अधिक अनुपात में रहकर जो है परिसंस्था की रचना होती है। परिसंस्था का प्रत्येक सजीव संस्था में रहते हुए संचलन करते हुए एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। प्रत्येक सजीव की उस परिसंस्था में एक विशिष्ट भूमिका होती है। इस सजीव का परिसंस्था के अन्य सजीव के संदर्भ में स्थान और उसके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को निश कहते हैं। उदाहरण के लिए बगीचे में बढ़ने वाला सूरजमुखी का पौधा हवा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है और मधुमक्खी, चींटी आदि कीटकों को भोजन और अधिवास प्रदान करता है। मतलब ये सूरजमुखी का पौधा जो है क्या हुआ, उसकी एक विशिष्ट भूमिका हुई, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? निश कहते हैं। अब परिसंस्था के घटकों की अंतर क्रिया दिखाई है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है अजैविक घटक है। अजैविक घटकों को कौन लेते हैं? वनस्पतियां ग्रहण करती हैं। वनस्पतियों को कौन ग्रहण करते हैं? प्राणी ग्रहण करते हैं। प्राणियों में ये शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी प्राणियों को कौन खाता है? मांसाहारी प्राणी खाते हैं। अब ये शाकाहारी प्राणियों की भी मृत्यु होती है और मांसाहारी प्राणियों की भी मृत्यु होती है। तो मृत प्राणी जो होते हैं वो जमीन में मिल जाते हैं और जमीन में इनके मृत शरीरों का विघटन करने वाले ये सूक्ष्म जीव है, ये कवक है। तो ये विघटक क्या करते हैं?
फिर से जो पोषक तत्व है इनको मिट्टी में मिला देते हैं और फिर मिट्टी में आए हुए ये पोषक तत्व फिर से वनस्पतियां ग्रहण करती हैं। इस तरह से जो है परिसंस्था के घटकों की अंतर क्रिया चलती रहती है। अब जो है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की परिसंस्थाएं होती है। हर जगह की परिसंस्था अलग होती है। उदाहरण के लिए जंगल है, तालाब है, सागर, नदी, ये सारी परिसंस्था का आकार, स्थान, हवा की स्थिति, वनस्पति उसमें पाए जाते हैं, प्राणी पाए जाते हैं। इस प्रकार की विशेषताओं के अनुसार परिसंस्थाओं के कुछ प्रकार होते हैं। अब पृथ्वी के कुछ भागों में काफी बड़े क्षेत्र की जो जलवायु और अजैविक घटक सामान्यतः एक जैसे होते हैं, उस भाग में रहने वाले सजीवों में समानता दिखाई देती है। अब जो बड़ी परिसंस्थाएं जो होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बायोम्स कहते हैं। बड़ी परिसंस्थाओं को बायोम्स कहते हैं। इन बायोम्स में कई छोटी छोटी परिसंस्थाओं का समावेश होता है। जैसे कि पृथ्वी स्वयं एक विशाल जो है परिसंस्था है। पृथ्वी पर दो मुख्य प्रकार के बायोम्स पाए जाते हैं। पृथ्वी जो विशाल परिसंस्था है, इसमें दो प्रकार के बड़ी परिसंस्थाएं पाई जाती है। एक भू परिसंस्था है और एक जलीय परिसंस्था। भू परिसंस्था मतलब जमीन की और जलीय मतलब पानी की। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, जहाँ पर मैंने इस तरह के क्रॉस लगाए हुए हैं वहां पर जो है भाग आपके पोर्शन से अभी हटा दिया गया है इस साल, तो वो ध्यान रखिए। अब भू परिसंस्था जो होती है भूमि पर अर्थात जमीन पर ही होती है। जो परिसंस्था भूमि पर ही होती है और अपना अस्तित्व बनाती है उसे भू परिसंस्था कहते हैं। अब जो है उदाहरण के लिए घास वाले प्रदेश की परिसंस्था, सदाहरित जंगल की परिसंस्था, उष्ण रेगिस्तान की परिसंस्था, बर्फीली प्रदेश की परिसंस्था, टेंगा प्रदेश की परिसंस्था, विषुववृत्तीय वर्षावनों की परिसंस्था होती है। तो घास वाले प्रदेश की परिसंस्था यहाँ पर दिखाई है, घास वाला प्रदेश दिखाया है कि यहाँ पर जो है वर्षा का अनुपात बड़े बड़े वृक्षों की वृद्धि के लिए अपर्याप्त होता है। उस जगह पर घास वाले प्रदेश तैयार होते हैं। छोटे छोटे पौधे होंगे वहाँ पर। और प्राणी कौन से पाए जाते हैं? बकरी, भेड़, जिराफ, जो घास खाने वाले होते हैं वो छोटे प्राणी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी, कीटक और सूक्ष्मजीव भी इस घास वाले प्रदेश में पाए जाते हैं। सदाबहार वनों की परिसंस्था ये प्रकृति निर्मित परिसंस्था है। जंगल में विभिन्न प्रकार के प्राणी, वृक्ष, ये जंगलीय परिसंस्था जो होती है वो दिखाई गई है। जंगल की परिसंस्था ये अजैविक घटकों में जमीन में और हवा में रहने वाले जो सेंद्रीय मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक घटक, जलवायु, वर्षा, ये घटक विभिन्न अनुपात में यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों जलीय परिसंस्था दिखाई गई है। पृथ्वी पर 71% भूभाग जो है पानी से व्याप्त है। केवल 29% भाग पर जमीन है और 71% भाग पर पानी है। इसलिए जलीय परिसंस्था का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक परिसंस्था में जलीय परिसंस्था अभिक्षेत्रीय दृष्टि से अधिक व्यापक है। जलीय परिसंस्था में महत्वपूर्ण एक मीठे पानी की परिसंस्था होती है और दूसरी खारे पानी की परिसंस्था होती है और खाड़ी की परिसंस्था होती है। अब मीठे पानी की परिसंस्था क्या होगी? नदी, तालाब, झील, सरोवर, इसका समावेश उसमें होता है और इसमें जो है असंख्य विघटक भी पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती है, प्राणी पाए जाते हैं, मृत शरीर का विघटन करने वाले विघटक होते हैं और उनका अजैविक घटकों में रूपांतरण होता है। खारे पानी की या सागरीय परिसंस्था, इस परिसंस्था में समुद्री वनस्पतियों की वृद्धि होती है। शैवाल पर उपजीविका चलाने वाली जो छोटी मछलियां होती हैं, झींगे बड़े पैमाने पर उतले भाग में वो दिखाई देते हैं। पानी के ऊपर शैवाल जमा हो जाती है तो
ये जलचर दिखाई देते हैं। सागर के मध्य भाग में कम संख्या में जलचर दिखाई देते हैं। बड़ी मछलियां ये द्वितीय भक्षक होती है। शैवाल क्या हो गई, उत्पादक हो गई। फिर उसके ऊपर जो निर्भर रहने वाली छोटी मछलियां वो हो गई प्राथमिक भक्षक। बड़ी मछलियां द्वितीयक भक्षक होती हैं। समुद्र में पोषक तत्व बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। विघटकों की संख्या तली में पाई जाती है। मृत वनस्पति, प्राणी, अनुपयोगी पदार्थ सागरीय तली में जमा होते हैं। उन पर सूक्ष्म जीवाणु उसका विघटन करने का कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण होने वाला परिसंस्थाओं का विनाश जो है, मनुष्य की विभिन्न कृतियां हैं जिसके कारण परिसंस्था के कार्य पर घातक परिणाम होता है। इससे परिसंस्था का विनाश होता है। उदाहरण के लिए खदान कार्य है, खोदने का कार्य किया जाता है। बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई की जाती है जिससे जो है सजीव और निर्जीव घटक इन पर जो है दुष्परिणाम होता है। मानव की बहुत सारी कृतियां जो होती हैं जिससे परिसंस्था पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। किसी विशिष्ट प्रकार की परिसंस्था का दूसरी परिसंस्था में रूपांतरण होने से लेकर तो किसी प्रजाति के नष्ट होने तक ऐसे दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। यहाँ पर विचार करो दिखाया है। दिविजा आज पहाड़ी पर टहलने गई। वहां फूलों पर मधुमक्खियां मंडरा रही थी। उसमें से एक मधुमक्खी दिविजा के पास आई और उसके हाथ पर डंक मारा। उस डंक के दर्द से दिविजा तिलमिलाई और गुस्से से बोली, विश्व की सभी मधुमक्खियां नष्ट हो जाए। फिर उसने विचार किया, वास्तव में मधुमक्खियां नष्ट हो गई तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा शहद खाने को नहीं मिलेगा। इतना ही ना, तुम दिविजा को क्या कहोगे? ये मधुमक्खियां जो होती हैं ये पराग कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य भी करती है, परागण की क्रिया करवाती है, जिससे जो है फसलों में जो है वृद्धि होती है। तो मतलब मधुमक्खियों का भी अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। अब परिसंस्था के विनाश का कारण बनने वाली कुछ मनुष्य द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाएं और कृतियां हैं। कौन कौन सी हैं? जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों का अधिक उपयोग। परिसंस्था में जो मनुष्य प्राणी भक्षक इस समूह में आता है और मनुष्य जो है इसकी जनसंख्या वृद्धि के कारण वह बहुत सारी साधन संपत्ति का उपयोग कर रहा है, प्राकृतिक साधन संपदा का उपयोग करता जा रहा है, जिससे परिसंस्था पर तनाव बढ़ रहा है। और जो वर्ज्य पदार्थ अर्थात व्यर्थ पदार्थ जो है यहाँ पर दिखाए गए देखिए, तो इनका जो है बहुत अधिक जो है अनुपात बढ़ गया है, जिससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दूसरा है शहरीकरण। शहरीकरण से घरों का निर्माण हो रहा है। सुविधाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा खेती की जमीन उपयोग में लाई जा रही है। दलदल वाला भाग, जलाशयों का क्षेत्र, जंगल, ये सब जो है इसका उपयोग मनुष्य कर रहा है, जिससे जो है कई परिसंस्थाएं नष्ट होती जा रही है। अगला है औद्योगिकरण और यातायात। बढ़ता हुआ औद्योगिकरण जो है इसके कारण भी जो है जंगलों का नाश हो रहा है। यातायात में वृद्धि से उनकी सुविधाओं को बढ़ाते समय कई बार जंगलों का नाश किया जाता है। जलाशयों पर रास्तों और रेल मार्ग का जाल फैलाया जा रहा है। पर्यटन है। प्रकृति का निरीक्षण, मनोरंजन और धार्मिक दर्शनों के लिए बड़ी मात्रा में पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए आते हैं। इन पर्यटकों के लिए ऐसी जगहों के परिसर में बड़े पैमाने पर मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया जाता है, जिससे भी परिसंस्थाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है, परिसंस्थाओं का नाश होता है। फिर बड़े बांध बनाए जाते हैं, जिसके कारण पूरे जंगल नष्ट कर दिए जाते हैं। घास वाले प्रदेश की परिसंस्था जलीय परिसंस्था प्रदेश में रूपांतरण हो जाता है। बांध बनाने के कारण पानी, पूरा बांध पक्के तैयार कर दिए जाते हैं, जिससे पानी रोका जाता है। वहाँ पूरी जलीय परिसंस्था तैयार हो जाती है। बांधों के कारण नदी के निचले भाग के पानी का प्रवाह कम हो जाता है, जिसके कारण पानी में तैयार हुई परिसंस्थाएं नष्ट हो जाती है। इसके बाद आता है युद्ध। जमीन, पानी, खनिज संपत्ति
या किसी आर्थिक और राजकीय कारणों से मानवीय समूह में स्पर्धा और मतभेदों से युद्ध होता है। युद्ध में बड़े पैमाने पर बम वर्षा, सुरंग विस्फोट किए जाते हैं, जिससे केवल जीवित हानि नहीं होती। ऐसा नहीं है तो प्राकृतिक परिसंस्थाओं में बड़े बदलाव होते हैं या वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण और मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण कुछ प्राकृतिक परिसंस्थाओं का अलग प्रकार की परिसंस्थाओं में रूपांतरण होता है। कुछ परिसंस्थाओं का विनाश होता है तो कुछ परिसंस्था पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। प्राकृतिक परिसंस्था जीवमंडल का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए उनका संरक्षण करना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर बच्चों आपका पाठ खत्म होता है। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। ये प्रश्नोत्तर यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ, इसको आप देखकर अपनी कॉपी में व्यवस्थित लिखिए और याद कीजिए। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हवा, पानी, खनिज, मृदा ये परिसंस्था के डैश घटक है। आंसर नीचे 3 दिए हैं, भौतिक, सेंद्रिय और असेंद्रिय। इसमें आंसर क्या होगा? भौतिक घटक है। दूसरा है परिसंस्था नदी, तालाब, समुद्र। ये कौन सी परिसंस्थाएं हैं? जलीय परिसंस्था के उदाहरण है। तीसरा, परिसंस्था में मनुष्य, प्राणी, भक्षक समूह में समाविष्ट होता है। आंसर क्या हुआ? भक्षक। अब दूसरा प्रश्न है, उचित जोड़ियां मिलाओ। एक तरफ उत्पादक दिए हैं, दूसरी तरफ परिसंस्था दी है, तो आप जो है उत्तर बीच में लिखेंगे। एक तरफ उत्पादक लिखेंगे, दूसरी तरफ परिसंस्था, और उत्तर आप यहाँ पर ऐसे बीच में उत्तर करके लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको आंसर दिए हुए हैं, इसको देखकर आप लिख सकते हैं। जैसे कैक्टस, कैक्टस क्या है? मरुस्थलीय, अ लिखा है इसके सामने मैंने, देखिए। जलीय वनस्पति कौन सी है? जल में रहती है, इसलिए जलीय परिसंस्था। तीसरा, क्लोरोफाइसी, ये क्या है आंसर? सागर, सागर में रहती है। फिर पाइन, ये जंगल। ऐसे आप आंसर बीचों बीच लिख लेंगे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, मेरे विषय में जानकारी लिखो। अब टिप्पणी जैसी है, ये परिसंस्था के बारे में जानकारी है। फिर बायोम्स, मैंने बताया बड़ी परिसंस्थाओं को बायोम्स कहते हैं, उसका आंसर दिया हुआ है। वीडियो को पॉज कर करके बच्चों आप आंसर लिख लेंगे। भोजन जाल, इसको लिख लेंगे। चौथा प्रश्न है, वैज्ञानिक कारण लिखो। परिसंस्था में वनस्पति को उत्पादक कहते हैं। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करती है, इसीलिए जो है वो क्या है? परिसंस्था में वनस्पति को उत्पादक कहते हैं। फिर बड़े बांधों के कारण परिसंस्था का विनाश होता है। इस वैज्ञानिक कारण को भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देखकर लिख लेंगे। अगला है, दुधवा जंगल में गेंडों का पुनर्वसन किया गया। ये आपके किताब में ही आंसर दिया हुआ है, वही मैंने आपको आंसर दिया है। दुधवा क्या है? यह जंगल है। पिछले 1.5 सदी से एक सिंगी गेंडों का सबसे बड़ा आश्रय स्थान था, परंतु मुक्त और अंधाधुंध शिकार के कारण 20वीं सदी में यह प्राणी वहां से लुप्त हो गया। इसीलिए जो है 1 अप्रैल 1984 को गेंडों का यहाँ पर पुनर्वसन किया गया। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण परिसंस्था पर क्या परिणाम हुआ है? यहाँ पर 5 पॉइंट दिए हैं, इनको आप देखकर लिखेंगे। दूसरा है, परिसंस्था नष्ट होने में शहरीकरण कैसे जिम्मेदार है? इसको भी आंसर दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखकर लिखेंगे और समझ लेंगे। अगला है, प्राकृतिक परिसंस्था में बड़े बदलाव लाने वाले युद्ध क्यों होते हैं?
तो कुछ पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य भूमि, पानी, खनिज संपत्ति इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों के कारण विवाद होते रहते हैं और फिर जो है युद्ध होते हैं, संघर्ष होता है। अगला है परिसंस्था के घटकों के बीच होने वाली अंतरक्रिया स्पष्ट करो। इसके भी आपको 4 पॉइंट दिए हैं, इनको आप देखकर लिखेंगे। अगला प्रश्न है सदाबहार वन मतलब जंगल और घास वाले प्रदेश, इन परिसंस्थाओं में प्रमुख अंतर बताओ। तो यहाँ पर जो है आपको अंतर के 4-5 मुद्दे दिए हुए हैं, इनको आप लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करो। तो ऐसे प्रश्न आजकल 10th में भी पूछे जाते हैं कि चित्र दिए जाते हैं, उस पर आपको अपने विचार लिखना है। तो आकृति 1 है और आकृति 2 है। तो आकृति 1 में क्या दिखाया गया है, मरुस्थलीय परिसंस्था है, ये दिखाया गया है। और आकृति 2 में जो है जंगल की परिसंस्था को दर्शाया गया है। तो इसका वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखकर लिखेंगे, पढ़ेंगे और अपने मन से भी आप लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर बच्चों हमारा पाठ 18 समाप्त होता है। आज इतना ही, धन्यवाद।